हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। एस्पायरेंट्स, आज हम लोग जो है ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, कुछ अवधारणाएं हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मांड जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले हमारे जो मन में चित्र बनता है वो बनता है कि पूरा विश्व, मतलब मनुष्य के मन में या माइंड में जो सबसे पहले चित्र आया वो पूरे विश्व के बारे में आया। लेकिन ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अब इस अवधारणाओं के बारे में अलग अलग जो है खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास किया है। जैसे टॉलमी है, ठीक है। तो टॉलमी की अवधारणा क्या कहती है? इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो ब्रह्मांड है वो भू केंद्रित है। भू केंद्रित का मतलब जियोसेंट्रिक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जियोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ। जियोसेंट्रिक का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में ये पृथ्वी है। ये इन्होंने बताया टॉलमी ने। टॉलमी जो है खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स में ये बताया कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन कुछ समय बाद ये अवधारणा गलत साबित हो जाती है। दूसरे जो खगोल शास्त्री कॉपरनिकस, उनकी अवधारणा बोलती है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य केंद्र में है। सूर्य केंद्र में, इसको बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा है, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। तो सूर्य जो है केंद्र में, इनका कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो इन्होंने ये जो अवधारणाएं दी, तो इन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। मतलब ये समझाना चाह रहे थे कि सूर्य के मतलब आसपास जितने हैं वो सब जो है सूर्य से घिरे, मतलब सूर्य को घेरे हुए हैं। इसका कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। लेकिन यह अवधारणा केवल सूर्य तक ही सीमित थी। लेकिन आगे हर्सेल नामक एक जो है खगोल शास्त्री आते हैं, वो बोलते हैं कि सौर मंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। मतलब ये जो कॉपरनिकस बता रहे थे कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, तो इनका जो अवधारणा था वो केवल सौर मंडल तक सीमित था। मतलब इनके मन में जो विचार आया था वो सोच रहे थे कि केवल सूर्य और आसपास के ग्रह हैं। लेकिन जब हर्सेल आए तो उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में कई लाखों अरबों आकाशगंगाएं हैं। लाखों जो है आकाशगंगा है। उस आकाशगंगा में एक आकाशगंगा हमारी है, जिसको बोलते हैं मंदाकिनी। जो हमारी आकाशगंगा है उसको बोलते हैं मंदाकिनी। उस मंदाकिनी के केंद्र में है सौरमंडल, या उसका भाग है सौरमंडल। उस सौरमंडल के बारे में बता रहे हैं हर्सेल कि आकाशगंगा के एक ही अंश मात्र है। ऐसे कई सारे, जैसे सौरमंडल में क्या होता है, सूर्य एक तारा होता है, उसके चारों तरफ ग्रह हैं, ठीक है। तो एक अन्य तारा भी तो हो सकता है आकाशगंगा में, जिसके अपने कुछ ग्रह हो सकते हैं। जैसे अपने यहाँ जो है सूर्य है, फिर जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से जो है अन्य ग्रह हैं। तो इन्होंने ये बताया हर्सेल ने कि सौर मंडल आकाशगंगा का अंश मात्र है। ऐसे कई अन्य तारों के भी अपने मंडल या सौर मंडल हो सकते हैं। फिर बाद में पी हब्बल नाम के खगोल शास्त्री आए। इन्होंने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, केवल एक आकाशगंगा नहीं है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कई छोटे छोटे मतलब आकाशगंगाएं हैं। इस आकाशगंगा में अपना एक, जैसे मान लो मंदाकिनी, उसका एक अपना सौर मंडल है। अब उस सौर मंडल को हम जो है इसमें चित्र में देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो ये है सूर्य, ठीक है, सन। और इसके चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है। तो ये अन्य ग्रह जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यानी इस हमारे जो मंदाकिनी है उसका एक सौरमंडल ये है। मंदाकिनी जो हमारी आकाशगंगा है उसका जो है ये एक सौरमंडल है। ऐसे अन्य आकाशगंगा भी हो सकती हैं जिसके अपने तारे होंगे, वो उस तारों का अपना एक मंडल या सौरमंडल हो सकता है। तो हम ब्रह्मांड को समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अलग अलग खगोल शास्त्रियों ने अपने अपने अवधारणाओं के माध्यम से ऐसी जानकारियां हमें प्रस्तुत की हैं। तो अब हम ब्रह्मांड के बारे में समझ गए हैं, तो कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड बना कैसे होगा, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो इसमें भी कई अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। जैसे पहला सिद्धांत अगर आप देखोगे तो ये है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं इसको जो है, इस थ्योरी को देने वाले का नाम है जॉर्ज लेमेटेयर भी बोलते हैं, लेमेटेयर भी बोलते हैं। मतलब यहाँ टा की जगह ता भी बोल देते हैं।
तो जॉर्ज लेमेतेयर है, इन्होंने अपने सिद्धांत में तो सारी अवधारणाएं बताई, लेकिन अन्य जो सिद्धांत है जैसे साम्यावस्था का सिद्धांत है, दोलन सिद्धांत है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है, इनकी कोई मतलब जो है इसकी स्पष्टता नहीं है, न इसका कोई प्रमाण है कि ऐसी अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की तो वाकई इसके बारे में प्रमाण हमारे पास मौजूद है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो बिग बैंग थ्योरी है, जिसको जॉर्ज लेमेतेयर ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने क्या बताया था, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जॉर्ज लेमेतेयर ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में क्या समझाया था। अब ये समझिए, इन्होंने बताया कि आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व, मतलब आज से 13.8 अरब वर्ष, मतलब समझ रहे हो, बहुत साल पहले ब्रह्मांड एक जो है सिंगुलरिटी के रूप में था। सिंगुलरिटी कैसे? सिंगुलरिटी ऐसे समझिए कि आपने कभी जो है ये एल्युमिनियम का पेपर शीट तो देखी होगी, ये है ये, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से फाड़ करके इसे बना लें ये बॉल, और इस बॉल को और ज़्यादा जो है इसमें प्रेशर दे करके बहुत ज़्यादा इस तरह बना ले, तो ये हाई डेंस हो जाएगा। हाई डेंस का मतलब अत्यधिक घनत्व वाला, अत्यधिक घनत्व वाला ये पार्ट बन जाएगा, ये पिंड या तत्व बन जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बिग बैंग सिद्धांत में जॉर्ज लेमेतेयर ने बताया कि आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये जो हमारा जो है ब्रह्मांड वो एक पिंड के रूप में था, कुछ इस तरह से, जिसका घनत्व भी बहुत ज़्यादा था, मतलब हाई डेंस था, हाईली डेंस, और इसका तापमान भी बहुत ज़्यादा था, मतलब टेम्परेचर भी इसका बहुत ज़्यादा था। तो ये इसको इन्होंने नाम दिया कि सिंगुलरिटी के रूप में था, सिंगुलरिटी के रूप में ये विद्यमान था ब्रह्मांड। समय के साथ या कालांतर में इसमें एक महाविस्फोट होता है, ये महाविस्फोट हुआ इसी सिंगुलरिटी, मतलब इस बॉल को आप समझ लो कि ये ब्रह्मांड है और इस पर विस्फोट हुआ, महाविस्फोट उसको बोलते हैं। उस महाविस्फोट के माध्यम से इस पर बिखराव हुआ, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं, विस्फोट होगी तो पार्टिकल्स इधर उधर बिखरेंगे तो उसका बिखराव होगा, और बिखराव होने के बाद ये समय के साथ धीरे धीरे इनका समूहन मतलब होता है। जैसे मान लो ये पार्टिकल्स हैं जो इनका बिखराव हुआ, अब ये सब पार्टिकल्स का समूहन हो जाए, सब एक साथ आ जाएं, तो ये एक पार्टिकल्स बन गया, ये समूहन हो गया, ठीक है। इस समूहन से ब्रह्मांडी पिंड, जो आजकल हम लोग तारे ग्रह ये सब देखते हैं, तो ये ब्रह्मांडी पिंड है। तो इनकी उत्पत्ति यहीं से हुई, इसके समूहन से, मतलब कई सारे पार्टिकल्स एक साथ मिल गए और उसका समूहन होकर ब्रह्मांडी पिंड बन गया, ठीक है। और कई सारी जो तारे हैं, आकाशगंगा तो अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, और इससे ही आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ, मतलब ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे बनी, ब्रह्मांडी पिंड कैसे बने, इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से बताया कि सिंगुलरिटी था, सिंगुलरिटी में महाविस्फोट हुआ, विस्फोट से बिखराव हुआ, बिखराव से समूहन फिर हुआ, इस समूहन में जो है पदार्थ बने उन्हीं को ब्रह्मांडी पिंड और आकाशगंगा नाम दिया गया। अब जो फिर से पिंड होंगे, फिर से उनमें पुनः विस्फोट होगा, और पुनः विस्फोट होकर के पुनः समूहन से तारे बनेंगे, मतलब एक बार फिर से विस्फोट हुआ, फिर से समूहन होगा, और फिर जो पिंड बनेंगे वो तारे बन जाएंगे। अब तारे फिर से जो इन तारों का जो तारे हैं बन गए, इनमें फिर से विस्फोट होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से तारों में फिर से विस्फोट होगा, और विस्फोट होकर के क्या बनेगा, ये इसी प्रक्रिया में ग्रह और उपग्रह बन जाते हैं, मतलब उसी तारे जो विस्फोट होंगे, मतलब विस्फोट होंगे, वही विस्फोट जो पहले हम बता रहे थे कि विस्फोट होंगे और फिर से समूहन होगा, तो वही प्रक्रिया चलती रहेगी, तो उससे ग्रह और उपग्रह बन रहे हैं। और आजकल जो उल्का पिंड और छोटे छोटे पिंड जो स्पेस में स्वतंत्र रूप में घूम रहे होते हैं, वो भी इसी प्रक्रिया का एक भाग मात्र है, मतलब इसी प्रक्रिया से बने हुए कण हैं जो बाद में हमें स्पेस में दिखाई देते हैं। कभी कभी हमारे वायुमंडल में आते तो हम लोग बोल देते हैं टूटता हुआ तारा, जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं। अब इसके साक्ष्य क्या है, मतलब इतनी सारी अवधारणाएं तो हैं, लेकिन इसके साक्ष्य क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका साक्ष्य क्या है, एविडेंस क्या है। तो इसका एविडेंस ये कि आकाशगंगा के बीच बढ़ती दूरी, मतलब आकाशगंगा में अभी भी दूरियां बढ़ रही हैं, इसका ये साक्ष्य है कि आज भी आकाशगंगाएं हैं, उनमें बीच में दूरियां बढ़ रही हैं। इसका मतलब ये फिर से आगे विस्फोट हो सकता है। अब ये चूँकि इतना जल्दी विस्फोट होता नहीं कि हम समझ पाएँ, कई वर्षों में, कई लाख वर्षों में एक विस्फोट हो रहा है, तो ऐसे ये संरचना बनी है। अब इसी जो है प्रक्रिया को, जो हमने आपको बिग बैंग थ्योरी बताई है, ये ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी को समझाने के लिए, इस बिग बैंग थ्योरी को समझाने के लिए हमारे जो वर्तमान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग कहाँ किया,
सर्न में। सर्न क्या है? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ये कहाँ पर है? जेनेवा के पास, मतलब स्विट्जरलैंड और फ्रांस की एक सीमा है, वहाँ पे एक प्रयोगशाला है। ये प्रयोगशाला किस चीज़ की है? ये प्रयोगशाला है कण प्रौद्योगिकी या कण फिजिक्स की जो है प्रौद्योगिकी है, इसको बोल देते हैं कण भौतिकी। ठीक है, तो कण भौतिकी की प्रयोगशाला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो इस प्रयोगशाला में क्या किया गया? 30 मार्च 2010 को 30 मार्च 2010 को एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग का नाम क्या रखा गया? द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस महाप्रयोग को किया गया। इस महाप्रयोग में किया क्या गया? हम उन ब्रह्मांड की जो है जो मतलब हमारी अलसुलझी बातें हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे थे। उसमें किया क्या गया? हिग्स बोसान कण, हिग्स बोसान कण अभी मैं बताऊंगा, इसका निर्माण करने का प्रयास किया गया। हिग्स बोसान क्या है? ये ऐसे कण हैं, डार्क मैटर बोलते हैं इसको, डार्क मैटर। ठीक है, तो डार्क मैटर को समझने का प्रयास किया गया। डार्क मैटर वो है जो ब्रह्मांड में आज भी हमको नहीं पता ये कैसे बना। मतलब डार्क मैटर ऐसे समझिए कि सबसे छोटा चीज़, अगर आप कभी धूल मिट्टी देखे होगे तो उसको छोटे से धूल मिट्टी के कण को देखा होगा, वो कई सारे परमाणु या अणु से बना होता है। मान लो ये छोटे छोटे अणु से बना, इससे भी छोटा जो अणु होता है उसको परमाणु बोल देते हैं। ठीक, और इस परमाणु से भी छोटा होता है डार्क मैटर। समझ पा रहे हैं आप? तो डार्क मैटर, उससे बड़ा परमाणु, उससे बड़ा परमाणु अणु बन गया, परमाणु से बड़ा अणु, और अणु से बड़ा कोई जो है मतलब पदार्थ बना। तो आजकल जितना भी विश्व में जो चीज़ दिख रही है वो कहीं ना कहीं इसी गॉड पार्टिकल, जो डार्क मैटर है, इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, इसी से बने हुए आज हमें विश्व में हर चीज़ दिखाई देती है। मतलब वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, प्रकृति में पेड़ पौधे हों, वो इसी डार्क मैटर से बनने वाले चीज़ें हैं। मतलब आज सूर्य, प्लैनेट, मतलब जो चीज़ भी आप देख रहे हैं वो इसी डार्क मैटर से ही बना है। तो इसी डार्क मैटर को समझने के लिए ये प्रयोग किया गया। कहाँ पे? सर्न के प्रयोगशाला में। इसमें किया क्या गया? ये एक सुरंग है पृथ्वी के अंदर। इसको आप ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी की ये परत है, ये पृथ्वी की परत है। ठीक है, इस पृथ्वी के अंदर 100 फीट अंदर हम लोग गए, ये 100 फीट नीचे का जा करके, और इसमें एक सुरंग यहाँ से बनानी शुरू की। कितने किलोमीटर की? ऐसे सुरंग लंबी लंबी बना दी गई। ये 27 किलोमीटर की, 27 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई गई। ये सुरंग आप चित्र में देख रहे होगे ये। ठीक है, इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो है सुरंग है, ये 27 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये इसमें भी मैंने चित्र लगाया था, आप यहाँ पे देखिए। ये सुरंग पूरी जो है दिख रही होगी आपको। ये सुरंग जो है पूरी 27 किलोमीटर 100 फीट नीचे पृथ्वी में बनाई गई। ये कहाँ पे? उसी सर्न प्रयोगशाला में। अब इसमें किया क्या गया है? इस प्रयोगशाला में क्या किया गया है कि इस वाले पार्ट से, ये जो इसका मुहाना देख रहे हो, यहाँ से इन्होंने क्या किया है, इस जगह से इन्होंने प्रोटॉन की बमबारी की है, प्रोटॉन बीमों की यहाँ पे बमबारी की है। बमबारी करके ये वो, और किस गति से कर रहे हैं? प्रकाश की गति से। प्रकाश की गति से इस पे प्रोटॉन बीमों का बमबारी किया, प्रोटॉन बीमों की बमबारी की। ये क्यों कर रहे हैं प्रोटॉन बीमों की बमबारी? ये समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हिग्स बोसन कण निर्मित हो जाएं। मतलब ब्रह्मांड जब बना था वो कैसे बना था, उस समय जो कण था उस कण को ये समझना चाह रहे थे कि हिग्स बोसन कण बन जाए। हिग्स बोसन कण का मतलब वही डार्क मैटर या गॉड पार्टिकल। अगर वो बन जाएगा तो हमें समझने का प्रयास, मतलब हम समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड कैसे बना होगा। मतलब एक तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए हमने प्रयोगशाला में ये प्रयोग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो सर्न में किया गया। सर्न कहाँ पे है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे एक प्रयोगशाला है, वहीं पे ये जो है प्रयोग किया गया था। कब? 2010 में। तो ये एक प्रयोग था ब्रह्मांड को समझने के लिए, और कुछ नहीं था। ठीक है, तो अब सर्न में थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं कि सर्न क्या है। तो सर्न कण भौतिकी, कण भौतिकी का मतलब हो गया जो पार्टिकल्स फिजिक्स है ना, पार्टिकल फिजिक्स, उसमें ये सब चीज़ें समझने के लिए, मतलब कण को समझने के लिए जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसी को कण भौतिकी बोल देते हैं। तो सर्न कण भौतिकी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है।
ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिमी उपनगरीय इलाके में स्थित है। ठीक है, ये तो सरने के बारे में होगी जानकारी। इसके अलावा क्या है, अब आते हैं अपने आकाशगंगा के बारे में। अब आप समझ गए होंगे ब्रह्मांड में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये तो प्रयोग किए गए थे बिग बैंग थ्योरी। इसी को जो ये जो प्रयोग किया गया, बिग बैंग थ्योरी की ही अवधारणा है। बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेतेयर बता रहे थे, उसी को फिर से यहाँ दोहराने का प्रयास किया गया। किसमें? प्रयोगशाला में। तो ये तो नॉर्मली प्रयोगशाला में किया गया प्रयोग है। अब आकाशगंगा के बारे में समझते हैं कि ब्रह्मांड, उसमें कई सारी आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लाखों अरबों जो है आकाशगंगाएं हैं, अरबों आकाशगंगाएं हैं। उस अरब आकाशगंगा में मान लीजिए एक आकाशगंगा ये है, ऐसे बहुत सारी होंगी इधर। ये ब्रह्मांड तो भाई कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, उसमें कई आकाशगंगाएं होंगी। उसमें से हमने ये अपने समझने के लिए ये आकाशगंगा हमने एक रख ली। अब आकाशगंगा में क्या होता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे तारे, मतलब कई तारे मिल करके ये पूरा बल्ज बनाते हैं, मतलब ये पूरा समूह बनता है इसका। ठीक, और इसके केंद्र में बहुत सारे तारे, जब बहुत ज़्यादा तारे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे, तो इस पूरे एरिया को क्या बोल देते हैं? बल्ज। मतलब जो है आकाशगंगा का जो केंद्र होता है उसको बल्ज बोलते हैं। इसमें तारों का समूहन बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसके बाहर जो देखोगे आप, तो यहाँ भी आपको लेयर दिखेगी। किसकी? तारों की। यहाँ पे एक लेयर ये है, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। तो 3 लेयर आकाशगंगा में दिखती है। ठीक है, और ये इसका बल्ज है जहाँ पे तारे बहुत ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। बाहर भी ये तारों का ही समूह है, लेकिन ये ज़्यादा डेंस में नहीं है, मतलब कम डेंसिटी में तारे फैले हुए हैं। तो इसकी 3 परत हो गई। अब ये बल्ज कहलाता है इसका केंद्र, ब्रह्मांड। और हमारी जो हमारा सौर मंडल है, जिसको हम अपनी आकाशगंगा बोलते हैं, उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। ठीक है, और मंदाकिनी के पास जो हमारे मतलब हमारी आकाशगंगा जो हमारी गैलेक्सी है, उसको मंदाकिनी बोल दिए। और उसके पास वाला जो आकाशगंगा है उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। मतलब हमारी आकाशगंगा के सबसे पास जो कोई आकाशगंगा है तो उसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। ठीक, और हमारी आकाशगंगा में एक ओरियन नेबुला क्या है? ओरियन नेबुला एक जो है छोटा सा फैक्ट इसको बता देता हूँ क्या है ये शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। इसको ओरियन नेबुला बोलते हैं। ये हमारे सौर मंडल, मतलब हमारे आकाशगंगा में ही एक जो है चमकीले और शीतल तारों का एक समूह है, जिसको ओरियन नेबुला बोल देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तारे, हमने ब्रह्मांड तो बता दिया, आकाशगंगा बता दिया, तो तारे का उत्पत्ति और विनाश कैसे होता है? तो क्या होता है, जब आकाशगंगा घूर्णन कर रही होती है, आकाशगंगा घूर्णन करती है, तो ब्रह्मांड में गैसों का मेघ जो प्रभावित होता है। जो ब्रह्मांड है उसमें कई सारी गैसें भी हैं। ये ब्रह्मांड है मान लीजिए, इसमें छोटी मतलब गैस स्वतंत्र अवस्था में है। तो जब आकाशगंगा घूम रही होती है तो इसके जो मेघ भी प्रभावित होते हैं। जब मेघ प्रभावित होगा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मेघ है उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होगी तो हाइड्रोजन से हीलियम बनना शुरू हो जाएगा। और हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया जैसे शुरू होगी तो उसमें एक चमक आ जाएगी। जैसे सूर्य में चमक क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है। तो हाइड्रोजन से हीलियम जब बनता है तो सूर्य में चमक आती है। वही है तारों का निर्माण होना। जब तारों का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनना, फिर हीलियम टूटेगा, फिर हाइड्रोजन बनेगा, फिर एक कण आपस में जुड़ेंगे, फिर हीलियम बनेगा। मतलब ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक तारे दिखते रहेंगे। लेकिन मान लीजिए ये प्रक्रिया कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, ऐसा तो नहीं कि हमेशा ये चलती रहेगी। तो जब ये प्रक्रिया समाप्त होगी, मतलब ये मान लीजिए तारा है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रक्रिया चल रही है। मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनना, फिर हीलियम टूटेगा हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन से हीलियम बनेगा, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये संलयन है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया इसको बोलते हैं। ये प्रक्रिया जो चल रही है ना हाइड्रोजन से हीलियम बनने की, इसको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बोलते हैं। और इसी से तारे चमक रहे होते हैं। तो ये रक्त दानव क्या है? ये रेड जियांट क्या बोलते हैं? रेड जियांट क्या होता है? रक्त दानव उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कोई तारा है, उसके केंद्र में
हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया जब समाप्त हो जाती है तो यहाँ का केंद्र इसका ठंडा हो जाएगा, मतलब ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसके बाहर वाले में ये प्रक्रिया चल रही होती है। ये प्रक्रिया जैसे जैसे चलती रहेगी तब तक तो ये चमक रहा है, लेकिन जब बाहर वाली प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे ये भी ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो जब तक चमक रहा तब तक तो ये सफ़ेद था, लेकिन जैसे ही ये जो है ठंडा होगा तो थोड़ा सा येलो येलो और फिर रेड दिखने लगेगा। तो ये जब रेड दिखने लगता है ठंडा होने की प्रक्रिया में, तो इसी को बोल देते हैं रक्तदानों या रेड जियांट। ठीक है, तो ये जो तारा होता है ये रेड जियांट कहलाने लगता है कब, जब ये प्रक्रिया इसकी धीमी हो जाती है, किसकी, हाइड्रोजन से हीलियम बनने की। और सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, अब मान लीजिए ये रेड हुआ, धीरे धीरे प्रक्रिया क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी हाइड्रोजन से हीलियम बनने की। जब हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी तो ये पूरा पदार्थ किस में बदल जाएगा, ये पूरा पदार्थ बदल जाता है कार्बन में। कार्बन में बदलेगा और कार्बन से फिर ये बदलेगा लोहे में या किसी दूसरे पदार्थ में। तो कार्बन से जब लोहे में ये बदलेगा तो इसमें महाविस्फोट होगा इस लोहे में, और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ब्रह्मांड में। हमने बताया ना कि प्रक्रिया चालू रहती है, विस्फोट, फिर समूहन, फिर बिखराव, ये वाली प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो ये जो विस्फोट हुआ इसी को बोल देते हैं सुपरनोवा विस्फोट, इसी को बोल देते हैं सुपरनोवा विस्फोट। तो अब आप समझ गए होंगे कि रक्तदानों क्या है, सुपरनोवा विस्फोट क्या है, और ये हमने समझा दिया कि तारे की उत्पत्ति कैसे हुई और विनाश कैसे हुआ। तारे की उत्पत्ति हमने बताया ना कि ब्रह्मांड में गैसों का मेघ प्रभावित होगा किसके कारण, आकाशगंगा के घूर्णन के कारण। आकाशगंगा जब घूमती है तो उसमें ब्रह्मांड की जो गैसें होती हैं वो प्रभावित होती हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है कि हाइड्रोजन से हीलियम बनना, और यही है तारों का निर्माण। यहाँ तारों का निर्माण हो गया। अब ये मतलब इसका विनाश कैसे होगा, जब ये ठंडे होंगे, यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनने की प्रक्रिया धीमे पड़ेगी तो ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद एक कार्बन बनेगा, कार्बन से ये किसी पदार्थ या ठोस पदार्थ में बदलेगा, जिसको लोहा भी हो सकता है या दूसरे कोई मेटल में बदल सकता है। तो ये जब लोहा जैसे बनेगा तो इसमें एक विस्फोट होगा इस तारे में, क्योंकि ठंडा हो गया, और ठंडा होने के जो विस्फोट हुआ उसी को बोल देते हैं सुपरनोवा विस्फोट। समझ पा रहे हैं आप। और रक्तदान हमने बताया है कि जब ठंडा होता है तो रेड, जब सफ़ेद, जब तक तेज चमक रहा होता है, यानी हाइड्रोजन से हीलियम बनने की जो प्रक्रिया होती है जब तेज होती है तो सफ़ेद दिखती है, जब धीमे होगी तो येलो होगी, फिर रेड होगी। कभी आपने सूर्य देखा है, जब दोपहर में होता है तो बिल्कुल सफ़ेद होता है, लेकिन जब ये ढल रहा होता है या सुबह मॉर्निंग में होता है तब ये रेड या येलो टाइप दिखता है। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया आप समझ लो कि जब ये जो है थोड़ा सा कम इसमें हाइड्रोजन हीलियम की प्रक्रिया होगी तो ये येलो या रेड में दिखता है। तो जब रेड दिखता है तो इसी को बोल देते हैं रक्तदानों या रेड जियांट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये हमने पूरा जो है ब्रह्मांड के बारे में बता दिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो सौरमंडल होगा। हमने तारे समझ लिए। अब ये जो तारा की उत्पत्ति, क्योंकि सूर्य हमारा क्या है, एक तारा ही तो है, तो तारे के बारे में हम समझ लिए। तो अब तारे के जो समझ लिए तो हम अपने तारा, जो हमारा तारा है वो सूर्य है। अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि सूर्य क्या है और सूर्य के अपने परिवार में कौन कौन आते हैं, तो उसी को बोल देते हैं सौरमंडल। ठीक है, सूर्य में मान लीजिए यहाँ पे बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर यहाँ पे एक बेल्ट पड़ती है। अब आप कमेंट करके बताना कि इस बेल्ट का नाम क्या है। ठीक है, इधर बृहस्पति, शनि। ठीक है, और बाकी अरुण जिसको नेपच्यून वगैरह बोल देते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया हम अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आप ये चीज़ें समझ आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और आपकी कुछ जानकारी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई ये भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।